हर हर महादेव दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और कहानी के भाग को स्टार्ट करते हैं। आई नो बहुत दिनों का गैप हो गया है, बट कुछ मजबूरी थी, इसलिए आप लोगों के ट्यूनिंग में थोड़ा समय लग गया। तो चलिए आज हम लोग सुनेंगे इश्क का रंग सफ़ेद भाग 22, 23 एवं 24। ईशान पांडे। पियून बाहर आकर ईशान के नाम को पुकारता है। अपने नाम की पुकार सुनकर ईशान खड़ा हो जाता है। नीरज के साथ में हुई मुलाकात को सोचकर उसके पैर भारी हो रहे थे। मन में एक डर सा जम गया था कि उसे नीरज जॉब पर रखेगा कि नहीं, लेकिन इस सरफिरे बॉस के दिमाग में क्या चलता है कहाँ आज तक कोई समझ पाया है। चुपचाप नीरज के केबिन के तरफ चल पड़ता है। सामने केबिन के दरवाजे पर एमडी का बोर्ड लगा हुआ था और बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में नीरज सक्सेना लिखा हुआ था। ईशान नाम पढ़कर दरवाज़ा खटखटा देता है। मे आई कम इन सर? ईशान दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है। कमिंग। नीरज अपने घूमते हुए कुर्सी पर बड़े आराम से राजा की तरह बैठा हुआ था और हाथों में कोई फाइल पकड़ा हुआ था जिसमें उसकी नज़र घुसी हुई थी। ईशान उसके सामने टेबल के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। ईशान पांडे, एज 26 ईयर्स, करंट सिटी दिल्ली, होम टाउन यूपी, क्वालिफिकेशन। नीरज एक एक करके सारी डिटेल बोलता जा रहा था और ईशान यस सर करते हुए नीरज की बातों की सहमति जता रहा था। तुम्हारी पिछली जॉब क्यों गई थी? सर, मेरी दूसरी जॉब गई नहीं थी, बल्कि मैंने छोड़ा था। लेकिन तुम्हारी पुरानी कंपनी का स्टेटस तो तुम्हें जॉब से आउट बता रहा है। नहीं सर, वो झूठ बोल रहे हैं। जॉब से निकलने के बाद हर कोई ऐसा ही कहता है। नहीं सर, उन्होंने मुझे निकाला नहीं था, बल्कि मैंने खुद रिज़ाइन दिया था। रीज़न बताओ। सर, उस ऑफ़िस में 2 नंबर के काम चलते थे और मैंने जब विरोध किया तो मेरे मुंह पैसों से भरने की कोशिश किया गया और जब मैं उनके लालच में नहीं आया तो मुझे काम छोड़ने के लिए कहा गया, इसलिए मैंने वहाँ पर काम छोड़ दिया था। तो तुम पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते थे। सर, मैं एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ और एम्प्लॉय की कंप्लेंट कौन सुनता है इतने बड़े ऑफिस के ख़िलाफ़। और वैसे भी उन्होंने पूरे ऑफिस में मुझे पहले ही झूठा साबित कर दिया था। पैसों का हेरा फेरी का आरोप लगा दिया था मेरे ऊपर और ख़ुद को सही साबित करने के लिए सबके सामने मुझे जॉब से भी निकाल दिया था। बल्कि एक दिन पहले ही मैंने उन्हें रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करूँगा? सर, ये तो आपको पता होना चाहिए कि आप आंखों देखी पर विश्वास करते हैं या कानों सुनी बातों पर। तुम्हें पता है, इस लहजे में मेरे सामने में कोई बात नहीं करता है। सॉरी सर, लेकिन जब तक मेरी जॉब कंफर्म नहीं हो जाती तब तक आप मेरे सामने एक सामान्य इंसान हैं जिसके सामने मैं अपनी बात रख सकता हूँ। ईशान की बातें सुनकर नीरज की भौहें इकट्ठी हो जाती है। वो बेचारा थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ नकुल अपना सर फोड़ने का मन कर रहा था। क्या है ये लड़का, इसे जॉब चाहिए कि नहीं? बाहर एटीट्यूड दिखाया तो दिखाया, अंदर भी आकर एटीट्यूड ही दिखा रहा है। अगर आज इसे जॉब नहीं मिली तो पूरे मुंबई में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों खड़े खड़े अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? स्टेटस? जी, मैंने अदर लैंग्वेज में बोली है। स्टेटस पूछ रहा हूँ, सिंगल हो या मैरिड या रिलेशनशिप? सर, सिंगल। नीरज नकुल को इशारा करता है। जब तक इशारे का मतलब ईशान समझता तब तक नकुल उसके जेब में से फ़ोन निकाल चुका था। एक्सक्यूज़ मी, आप क्या कर रहे हैं? आप बिना परमिशन मेरे फ़ोन को टच नहीं कर सकते हैं। चेक करने के लिए मोबाइल का लॉक खोलो। सर, इसके मोबाइल ऑलरेडी में लॉक नहीं है, लेकिन मेरा मोबाइल चेक क्यों हो रहा है? ये पता लगाने के लिए कि तुम सिंगल हो या स्टेटस, तुम्हारा स्टेटस सिंगल है या रिलेशनशिप। व्हाट?
लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है। आप इस तरह से किसी की पर्सनल चीज़ें चेक नहीं कर सकते हैं। वीएन अंपायर मेरी है और यहाँ पर रूल्स मेरे बनाए हुए चलते हैं। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर जा सकते हो। नीरज टेबल पर पेपर वेट घुमाते हुए बोलता है। ईशान को जॉब की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए चुपचाप खड़ा हो जाता है। सामने वाले बॉस की कुर्सी पर बैठे हुए इंसान को देखकर ही समझ आ गया था, यह इंसान कोई पागल और सरफिरा है या इसके पास दिमाग में कोई केमिकल लोचा है जो पागलों वाली हरकतें कर रहा है। वैसे भी उसके मोबाइल में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो वो किसी को अपना फ़ोन नहीं चेक करा सकता था, और ना ही उसका कोई रिलेशनशिप था जिससे वो डरता या घबराता। नकुल 10 मिनट तक तसल्ली से उसके फ़ोन को छान मारता है। सर, ये सच कह रहा है। इसके फ़ोन में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो बाबू सोना के नाम से सेव हो, और ना ही कोई अननोन नंबर है जिसे ये बार बार कॉल करता हो। पूरा फ़ोन क्लीन है। ठीक है, इसे फ़ोन दे दो। नकुल ईशान को फ़ोन पकड़ा देता है। मिस सिन्हा आई है? नहीं सर, उन्होंने 5 दिन का लीव एप्लीकेशन डाला है। ठीक है, उसके नाम का रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो और बोलो आराम से घर पर बैठकर छुट्टी मनाते रहें। महीने में 10 दिन उसकी छुट्टी ही रहती है। छुट्टी का सैलरी मैं नहीं देता हूँ। और एचआर की पोस्ट के लिए इसे हायर करो। ईशान को देखते हुए नीरज बोलता है। वहीं नकुल के साथ साथ ईशान की आंखें भी हैरानी से भरी हो जाती है। कहाँ ईशान एक मामूली से एम्प्लॉय के पोस्ट पर आया था और अब नीरज उसे एचआर बना रहा था। बट सर, इसकी क्वालिफ़िकेशन। नकुल ईशान की क्वालिफ़िकेशन याद दिलाने की कोशिश करता है। बॉस यहाँ पर कौन है, तुम या मैं? सॉरी सर, आगे से मुझसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी ऑनेस्टी देखकर तुम्हें एचआर के डिपार्टमेंट मिला है। आई होप तुम अपनी ऑनेस्टी से वीएन एम्पायर को आगे लेकर जाओगे। तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, साथ ही साथ काम का भी लोड भी तुम्हारे ऊपर ज़्यादा आएगा। संडे को तुम्हें काम करना पड़ सकता है। मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, तुम एक एग्रीमेंट भी साइन करोगे जिसमें साफ साफ मेंशन होगा 1 साल तक तुम कोई छुट्टी नहीं ले सकते हो। फैमिली प्रॉब्लम है या फैमिली फंक्शन के नाम पर तुम्हें छुट्टी तभी मिलेगी जब तुम्हारे घर में किसी की डेथ होगी। इज़ डैट क्लियर? ओके सर। ईशान को अपनी जिम्मेदारी दिखाई दे रही थी, जो ज़्यादा पैसे मिलने की वजह से अच्छे से निभा पाएगा, अपनी बहन की शादी अच्छे से कर पाएगा। और छुट्टी तो उसे वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि धानी का सामना वो कर नहीं सकता था। और 1 साल की तो बात है, ये दिन तो पंख लगा कर उड़ जाएंगे। ईशान को नीरज की शर्तों में कोई बुराई दिखाई नहीं देती है और वो ईशानी से हाँ भर देता है। ठीक है, फिर नकुल जाओ, तुम एग्रीमेंट बना कर ले आओ और इसे काम समझा दो। और तुम आज से काम करने में कंफर्टेबल हो तो आज से कर लो, नहीं तो कल से आ जाना। नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज से ही काम करने के लिए तैयार हूँ। गुड, बस यही डेडिकेशन तो मुझे चाहिए। बस एक बात याद रखना, झूठ और गद्दारी से मुझे सख्त नफ़रत है। अगर मुझसे, मेरी कंपनी से तुम्हें कभी प्रॉब्लम होती है तो मेरे सामने बोलने की हिम्मत रखना। पीठ पीछे गद्दारी का वार कभी मत करना, क्योंकि नीरज सक्सेना गद्दारी करने वालों को छोड़ता नहीं है। अब तुम जा सकते हो, नकुल तुम्हें सारा काम समझा देगा। ईशान नकुल के साथ बाहर चला जाता है। नीरज अपना काम करने के लिए लैपटॉप खोलता है, लेकिन फिर से उसके मोबाइल बजने लग जाता है। स्क्रीन पर नज़र घुमाता है तो मुकुल का नाम शो हो रहा था। अब इसे क्या प्रॉब्लम हो गई, ये क्यों बार बार कॉल कर रहा है? नीरज कॉल रिसीव करके फ़ोन कान में लगा लेता है। अगर बात इम्पोर्टेंट नहीं हुई तो तुम्हारी आज जॉब का आखिरी दिन होगा। सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। आपका भाई अतुल ज़बरदस्ती घर में चला आया है और मैंने कहने पर भी नहीं जा रहा है। मुकुल एक ही सांस में अपनी बात कह जाता है। क्या कहा तुमने? अतुल?
लेकिन वो तो अभी हॉस्पिटल में है। बोलते बोलते नीरज रुक जाता है। मिस्टर सक्सेना भी अपने लाडले को संभाल नहीं सकते हैं। पता नहीं क्यों सब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लगता है तुम्हारी नौकरी प्यारी नहीं है, इसलिए किसी को भी तुम घर में घुसने देते हो। सॉरी सर, मैंने उन्हें बहुत रोका है। तुम्हारी सॉरी तो मैं घर पर आकर सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। क्या मैं उन्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दूँ? मुकुल नीरज को खुश करने के लिए अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करता है। नीरज हाँ बोलने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन आवाज़ गले के अंदर ही रह जाती है। नहीं, छोड़ दो, परे रहने दो। जब वो घर से चला जाए तब मुझे फ़ोन करना। ओके सर। सर 1 मिनट। अब क्या है? सर आपकी माँ भी आई है और उन्हीं की वजह से मैंने उन्हें घर के अंदर आने दिया था और वो शायद आपका इंतज़ार कर रही है। माँ? क्या कहा तुमने, मेरी माँ? हाँ सर, अतुल भैया के साथ एक औरत भी आई है जो खुद को आपकी माँ बता रही है। मिसेज सक्सेना। क्यों सक्सेना ख़ानदान मुझे चैन से जीने नहीं देता है? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, जमकर खातिरदारी करो उनका, और आखिरी का खातिरदारी करने के लिए मैं पहुंच रहा हूं। नीरज बोलते हुए फ़ोन काट देता है। मुकुल उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाता है और उसे लगता है नीरज ने आराधना जी का खातिरदारी करने के लिए कहा है, और वो किचन में जाकर उन दोनों के लिए 56 पकवान बनाने लग जाता है। अतुल, तुम्हें पता है नीरज का कमरा कौन सा है? आराधना जी आलीशान फ्लैट में नज़र घुमाते हुए बोलती है। अब इन्हीं चारों कमरों में से तो कोई उनका कमरा होगा ना। वैसे भी ढंग से घर में तो घुसने नहीं देते हैं, कमरों का क्या पता होगा मुझे। मम्मा, एक बात आप मुझे बताइए, भाई मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? क्या मैंने बचपन में उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था? अतुल गंभीर होते हुए अपनी माँ से पूछता है। भाई शरद भाई से तो कितने अच्छे से बात करते हैं, रिया को भी इतना प्यार करते हैं, फिर उन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? देखा जाए तो उनका असली भाई तो मैं हूँ ना। ब्लड रिलेशन तो मेरे साथ है ना उनके साथ। फिर उन्हें मुझसे क्या दिक्कत है? क्यों गैरों की तरह मुझसे व्यवहार करते हैं? कितना भी चाहता हूँ उनकी बातों का बुरा नहीं मानो, लेकिन कभी दिमाग में सोच आ जाती है। अतुल की बात सुनकर आराधना जी के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अतुल, उसे प्रॉब्लम तुमसे नहीं मुझसे है। तुम मेरे बेटे हो इस बात से हैं। परेशानियां उसे तुम्हारे बचपन से नहीं बल्कि तुम्हारे जन्म से ही है। दिमाग में गलतफहमी का कीड़ा जो अटका हुआ है, जिसे मैं चाहकर भी निकाल नहीं सकती हूँ। क्या हुआ मम्मा? क्या सोचने लग गई आप? क्या मैंने गलत पूछ लिया क्या? नहीं बेटा, तुम्हारा सवाल तो सही है, लेकिन तुम तो उसका नेचर जानते हो ना। शरद और रिया से भी कहाँ अच्छी तरह से बात करता है, बस नाम का ही तो रिश्ता रखता है सबसे। लेकिन रिश्ता तो रखते हैं ना मम्मा। मुझसे ना तो रिश्ता रखना चाहते हैं, ना ही नज़रों के सामने बर्दाश्त करते हैं मुझे। ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी नज़रों में कोई गंदगी हूँ, जिसे ना वो टच कर सकते हैं और ना ही देखना पसंद करते हैं। अतुल, खबरदार जो अपने मुंह से ऐसी बातें निकाला तो। मुझे पता है वो तुम्हें भाई का दर्जा नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए उसके दिल में जगह है। और गलती से भी खुद को गंदगी मत बोलना। उसे नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो समझा सकती हूँ। तुमसे तो उम्मीद रख सकती हूँ कि तुम अपने भाई के रिश्ते को बचा कर रखोगे। सॉरी मम्मा, मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा। मैम, अतुल भैया आइए, आप लोग लंच कर लीजिए। मुकुल उन दोनों का आवाज़ लगाता है। अतुल आराधना जी दोनों हैरान होकर पलटकर मुकुल की तरफ देखते हैं। लंच? लेकिन मैंने तो तुम्हें नूडल्स बनाने के लिए कहा था।
हाँ, लेकिन सर ने आप दोनों को अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए कहा है। क्या? अतुल सोफे पर से उछलकर खड़ा हो जाता है। क्या मतलब तुम्हारे सर यानी कि नीरज भाई ने हम दोनों को ख्याल रखने के लिए कहा है? हाँ, उन्होंने तो ऐसा ही कहा है, अच्छी तरह से खातिरदारी करने के लिए। मम्मा, कहीं आज सूरज पूरब से तो नहीं निकला है? हैरान और परेशान आराधना जी भी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था नीरज उन्हें इतना कैसे आदर देने लगा। लगता है उसे मेरे ममता पर भरोसा हो गया है। उसे समझ आ गया है कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। मेरी ममता में कोई मिलावट नहीं है। चलो अतिन, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई ने ये कहा होगा। ज़रूर इस मुकुल को कुछ गलतफहमी हुई होगी। उसे कुछ गलतफहमी नहीं हुई है। चलो आज अपने बेटे की कमाई से बना हुआ खाना खाते हैं। और बेटा, तुम्हें पता है नीरज का कमरा कौन सा है? वो वाला। मुकुल बड़े से दरवाजे वाले कमरे की तरफ दिखाता हुआ बोलता है। अतुल तुम खाओ, मैं उसके कमरा देख कर आती हूँ। मम्मा, आपको नहीं जाना चाहिए, शायद भाई को पसंद नहीं आएगा। अरे मैं यूँ गई और यूँ वापस आ जाऊँगी। आराधना जी नीरज के कमरे में चली जाती है। अतुल भी उनके पीछे चला जाता है। सफ़ेद और ब्लैक कलर के इंटीरियर से बना हुआ कमरा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। एक एक चीज़ कमरे में व्यवस्थित रखी हुई थी। धूल का और गंदगी का नामो निशान नहीं था। आराधना जी बिस्तर को छू छू कर नीरज के एहसास को संजोने की कोशिश कर रही थी। बेड के पीछे पूरे दीवार पर बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी हुई थी, जिसपे एक 27 साल की औरत 26 साल के लड़का के उस औरत के गलों में बाहें लपेटते हुए उसके गालों पर किस कर रहा था। वो औरत उस औरत के चेहरे पर हंसी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था तस्वीर से वो जीवंत हो उठेगी। कोई भी नीरज और उस औरत को तस्वीर देखकर आसानी से पहचान जाता था कि वो उनका बेटा है। आराधना जी तस्वीर को छूकर महसूस करने लग जाती है। आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं। माफ़ कर दीजिए दीदी, मैंने बहुत कोशिश की आपके नीरज को ममता का छांव देने का, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। लेकिन लगता है आज उसे मेरे प्यार का एहसास हो गया। आराधना जी मन ही मन वसुंधरा जी की तस्वीर को देखकर बात कर रही थी। मामा, भाई भी बिल्कुल बड़ी माँ की तरह है ना, और मैं बिल्कुल आपकी तरह। हम दोनों में से कोई भी पापा की तरह क्यों नहीं है? अतुल की बातें सुनकर आराधना जी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती है, लेकिन तुरंत ही खुद को सामान्य कर लेती है। क्योंकि तुम मेरे जैसे तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये सवाल क्यों? बस ऐसे ही मन में आया तो सोचा पूछ लिया जाए। दोनों बात ही कर रहे थे तभी आराधना जी का फ़ोन बजने लग जाता है। अरविंद जी का फ़ोन देखकर आराधना जी हैरान और परेशान हो जाती है। किसका फ़ोन है मम्मा? तुम्हारे पापा का। क्या? अब क्या करें मम्मा? क्या उनको पता चल गया कि हम यहाँ पर हैं? उनका काम इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया? पता नहीं, अगर फ़ोन नहीं उठाऊंगी तो और परेशान हो जाएंगे। और मैं झूठ भी नहीं बोल पाती हूँ, तो बोलियाँ सीखिए। क्या पता हाल चाल जानने के लिए फ़ोन किया हो। रिसीव कीजिए। आराधना जी कॉल रिसीव करती है। हेलो, कहाँ हैं आप दोनों माँ बेटे? हम शॉपिंग करने के लिए मॉल आए हुए हैं। अतुल की ऐसी हालत है और आप दोनों को शॉपिंग करने पर चले गए हैं। वो अतुल ही हमें खींच कर लाया था। उसे कुछ ज़रूरी सामान लेना था। अतुल इशारे में आराधना जी को जो बता रहा था उन्हें क्या बोलना है। ठीक है, मैं घर पर आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आइए। जी जी, हम जल्दी आ जाते हैं। आराधना जी जैसे तैसे बात करके फ़ोन रख देती है। अतुल जल्दी चलो, घर चलो, तुम्हारे पापा घर पर आ गए हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन भाई, आप भाई से मिलना चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं उसे कभी और देख लूँगी। लेकिन अगर तुम्हारे पापा को पता लग गया कि मैं यहाँ आ गई हूँ तो मेरी खैर नहीं। मेरे साथ साथ तुम्हें भी डांट पड़ेगी। चलो चलते हैं। आराधना जी घर से बाहर निकल जाती है।
हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यहीं समाप्त होता है। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और हाँ, कमेंट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। आपका दिन शुभ हो।